एनसीपी में टूट के साथ ही शरद पवार और अजित पवार के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं। यहां तक कि दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक लगा चुके हैं। लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ कि चर्चा का विषय बन गया। अरसे बाद शरद पवार के लिए अजित पवार ने खुलकर बात की। यहां तक कि भरी सभा में बीजेपी के दिग्गज नेता को फटकार तक लगा दी। हुआ कुछ यूं कि बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत जाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गोपीचंद पडलकर का चुनाव प्रचार कर रहे थे। अन्य नेताओं की तरह वे भी विपक्षी दलों पर हमले कर रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनकी जुबान फिसल गई। कह बैठे, शरद पवार पब्लिक रैली में कह रहे हैं कि वे महाराष्ट्र का चेहरा बदलना चाहते हैं। क्या आप महाराष्ट्र को अपने चेहरे जैसा बनाना चाहते हैं? बीजेपी नेताओं ने भी टोका। सदाभाऊ खोत के ऐसा कहते ही वहां मौजूद लोग सन्नाटे में आ गए। बीजेपी के नेताओं ने भी उन्हें टोका। लेकिन जैसे ही यह बात अजित पवार को पता चली, वे गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत सदाभाऊ से बात की और चेतावनी दी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की किसी भी व्यक्तिगत आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सहन नहीं करेंगे, अजित पवार ने कहा। सदाभाऊ खोत का वरिष्ठ नेता शरद पवार को लेकर दिया गया बयान बेहद गलत और निंदनीय है। कोई भी शरद पवार पर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई ना करे। शरद पवार आज भी हमारे लिए आदरणीय हैं। भले ही हम महायुति का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर इतने निचले स्तर पर पवार साहब की आलोचना करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। नेताओं को चेतावनी। अजित दादा ने कहा, मैं एनसीपी की ओर से और व्यक्तिगत रूप से इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। अजित पवार ने महायुति के नेताओं को यह भी चेतावनी दी है कि एनसीपी अब से शरद पवार पर किसी भी तरह की व्यक्तिगत आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगी। यह पहली बार है जब अजित पवार ने खुलेआम शरद पवार को लेकर बीजेपी के नेताओं को चेताया हो। राहुल गांधी बुधवार को महाराष्ट्र के चुनावी रण में थे। जनसभा के दौरान वैसे तो उन्होंने कई बातें कहीं, लेकिन संविधान और जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने फिर जोर शोर से उठाया। ये वही मुद्दा था जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति हो गई थी। अब राहुल गांधी फिर वही कार्ड महाराष्ट्र में खेल रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी झारखंड में थे, तब भी यही मुद्दा उठाया था। हर बार वो यही कार्ड खेल रहे हैं। आइए समझते कि इसका गणित क्या है। इसका महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में क्या असर पड़ सकता है। जगह भी बेहद खास। सबसे पहले वक्त और जगह के बारे में जानिए। राहुल गांधी नागपुर में थे। ये वही जगह है जहां आरएसएस का दफ्तर है। यह कार्यक्रम नागपुर के रेशम बाग इलाके में सुरेश भट्ट हॉल में आयोजित किया गया, जो आरएसएस के संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक डॉ हेडगेवार स्मृति मंदिर से सटा हुआ है। इसी जगह पर उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन किया। वजह भी जान लीजिए। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर एक बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। अब उसी नागपुर से और हेडगेवार के स्मारक से चंद दूरी पर राहुल गांधी ने कहा, संघ छुपकर संविधान पर हमला करेगा। सीधे सामने से वार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे सामने से हमला करेंगे तो 5 मिनट में हार जाएंगे। यह हमला कई मायने में संघ को चुनौती की तरह है। संविधान और जाति जनगणना की बात। राहुल गांधी ने कहा, संविधान समानता, एक व्यक्ति एक वोट, सभी के लिए और हर धर्म जाति राज्य तथा भाषा के लिए सम्मान की बात करता है। संविधान में सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी की आवाज़ है। मगर बीजेपी और संघ संविधान पर हमला कर रहे हैं। उनका हमला देश की आवाज़ पर हमला है। उन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात की। कहा, जाति जनगणना हुई तो पता चलेगा कि दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है। उन्होंने ये भी कहा, हम 50% आरक्षण सीमा की दीवार भी तोड़ देंगे। मायने समझिए, महाराष्ट्र में दलितों की आबादी लगभग 12% है, वहीं ओबीसी लगभग 38%, आदिवासी 9% हैं तो मराठा लगभग 28%। संविधान और आरक्षण की बात कहकर राहुल गांधी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला था, जब महाराष्ट्र में दलित और ओबीसी बंट गए थे
और बड़ा हिस्सा महाविकास अघाड़ी के पास चला गया था। इसकी वजह से उन्हें बड़ी जीत मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी खेल बदलने की कोशिश में है। ठीक इसी तरह झारखंड में राहुल गांधी आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को आरक्षण की कहानी समझाते नजर आए थे। वे भी जानते हैं कि अगर ये दोनों वर्ग उनके साथ आ गया तो चुनावी जीत की राह आसान हो जाएगी। यूपी में बीजेपी के एक कैंडिडेट ने आरक्षण को लेकर ऐसी बात कह दी थी कि राहुल गांधी उसे ही पूरे चुनाव दोहराते रहे। नतीजा बीजेपी की सीटें काफ़ी घट गई थीं। अब राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में भी वही खेल खेलना चाहते हैं। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें उसने 5 गारंटी जारी की है। इसे जारी करने के बाद एक रैली में कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट खटाखट 3,000 रुपये आएंगे। एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में कुल 5 गारंटी दी है। पहली महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की मदद मिलेगी और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। दूसरी कृषि समृद्धि। पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा। तीसरा युवकन्ना शब्द। महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। चौथा, कुटुंब रक्षण। महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफ़ायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। पांचवीं, समानता हामी। हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई जाएगी। जाति जनगणना के बाद हम आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे। बीजेपी का आरोप पत्र। वहीं दूसरी ओर बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी एमवीए के नेताओं की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए विपक्षी गठबंधन के खिलाफ रोजाना आरोप पत्र जारी करेगी। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित एमवीए नेताओं के खिलाफ रोजाना आरोप पत्र जारी करेगी। भातखलकर ने आरोप लगाया, इन नेताओं ने विकास में बाधा डाली और राज्य के किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी का दावा। एमवीए सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा। उन्होंने दावा किया कि पिछली एमवीए सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार, विकास विरोधी, किसानों के मुद्दों और कमजोर वर्गों की उपेक्षा से भरा रहा। भातखलकर ने कहा कि इस एमवीए स्वार्थी गठबंधन को सत्ता से दूर रखने और जनता के दृढ़ संकल्प को मजबूत करने के लिए भाजपा ने आरोप पत्रों की यह श्रृंखला शुरू की है। भाजपा नेता ने एमवीए पर राज्य में पिछली सरकार के दौरान पुलिस के जरिए की गई जबरन वसूली गतिविधियों के साथ साथ कोविड से संबंधित कई घोटालों को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी इन कथित घोटालों को उजागर करने और भ्रष्ट नेताओं को राजनीति से हटाने में मदद करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार यहां से विधायक एवं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंद्वी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को राज्य में होने वाले चुनाव में फडणवीस के इस सीट से जीतने की प्रबल संभावना है, लेकिन इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फडणवीस और कांग्रेस के उनके प्रतिद्वंद्वी प्रफुल्ल गुढ़े पाटिल के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, जिन्हें भाजपा नेता ने 2014 में हराया था। इस सीट के मतदाताओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा के विषयों में पिछले साल भारी बारिश के बाद निर्वाचन क्षेत्र के कुछ इलाकों में आई बाढ़ और महंगाई शामिल हैं। इस सीट पर 4,08,149 मतदाता हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा गरीब महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, लाड़की बहन योजना और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए विपक्ष के अभियान को कमजोर करने की उम्मीद कर रही है। बहु मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब और हवाई अड्डा, एमआईए चेन, एम्स, आईआईएम नागपुर जैसे कुछ प्रमुख प्रतिष्ठान इस निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि छठी बार चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे फडणवीस को
विकास के मुद्दे पर अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल होने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषक विवेक देशपांडे ने पीटीआई भाषा से कहा, बेशक नागपुर दक्षिण पश्चिम भाजपा का गढ़ है, लेकिन उसे इस बार यहां चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि फडणवीस का यहां मजबूत आधार होने के कारण यह सीट अभी भी भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। देशपांडे ने कहा, इस बार फडणवीस को अपनी सीट बचाए रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के हर कोने में होर्डिंग्स के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1 लाख दलित, 70,000 कुनबी, 60,000 ब्राह्मण, 30,000 तेली और 20,000 माली मतदाता हैं, जो इस बार पाटिल के लिए पहले की तुलना में बेहतर साबित हो सकते हैं। पहले संविधान का मुद्दा नहीं उठाया गया था। स्थानीय निवासी डॉ अर्चना देशपांडे ने कहा कि वह और कुछ अन्य लोग सितंबर 2023 में क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अंबाजरी झील के उफान पर आने पर आई बाढ़ के बाद स्थानीय अधिकारियों और सरकार की प्रतिक्रिया से निराश हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र के शंकर नगर के निवासी ने कहा, हमें समय पर सहायता नहीं मिल सकी और बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया, जिससे नुकसान हुआ। हमारी सड़कें ठीक नहीं हैं, साफ सफाई नहीं है और हमारे क्षेत्र में चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए। महंगाई समेत अन्य समस्याओं को गिनाते हुए डॉक्टर देशपांडे ने दावा किया कि हालांकि मतदाता खुश नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर वोट भाजपा और फडणवीस को जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र के अजनी निवासी जोसेफ जॉन ने कहा कि उन्हें लगता है कि फडणवीस जीतेंगे, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। जॉन ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री होने के नाते फडणवीस को बढ़त हासिल है। वह इस निर्वाचन क्षेत्र से कभी नहीं हारे हैं। ये सभी तथ्य फडणवीस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार मैत्रा ने कहा कि प्रफुल्ल गुढ़े पाटिल के पिता विनोद गुढ़े पाटिल 1990 में नागपुर जिले के पहले भाजपा विधायक थे। एनसीपी-एसपी नेता शरद पवार ने भविष्य में चुनाव न लड़ने के संकेत दिए हैं। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। शरद पवार ने पहले भी कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं उनके साथ ही हैं। वह उन्हें आग्रह करते आए हैं कि आप इस तरीके से रिटायर नहीं हो सकते, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। इस देश में उनकी तरह 60 साल का राजनीतिक अनुभव किसी के पास नहीं है। संजय राउत ने कहा कि राजनीति हो, गठबंधन की राजनीति हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, एजुकेशन का फील्ड हो, सभी क्षेत्रों में शरद पवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ बातें इस देश में हुई हैं। मोदी और शाह के ज़माने में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि शरद पवार को राजनीति रास नहीं आती। शायद उनको लगता है कि रुकना चाहिए, लेकिन अब हम उन्हें रुकने नहीं देंगे। राम मंदिर बन सकता है तो शिवाजी का क्यों नहीं। राउत देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत ने कहा, देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अनाप शनाप बोलते रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाऊंगा। उससे देवेंद्र फडणवीस बहुत दुखी हुए हैं, क्योंकि वह छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोधी हैं। अगर अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो सबके बलिदान से तो महाराष्ट्र में हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर क्यों नहीं बनेगा। आप कौन होते हो रोकने वाले। महायुति की गारंटी पर यह बोले संजय राउत। महायुति की चुनावी गारंटी पर संजय राउत ने कहा, महायुति वाले डर डर कर जी रहे हैं। यह क्या हमसे लड़ेंगे। अगर हमने कुछ घोषणा किया तो यह लोग दूसरी घोषणा करते हैं। आप सरकार में हैं, आप सरकार जैसी बातें करिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अभी भी कई सीटों पर 1 दर्जन से ज्यादा बागी चुनावी मैदान में हैं। ये बागी दोनों गठबंधन में हैं। बात चाहे महायुति की हो या महाविकास अघाड़ी की, दोनों ही गठबंधनों में बागियों को लेकर टेंशन है। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन करीब 45 बागियों ने नामांकन वापस लिया, लेकिन अभी भी ऐसे बागी मैदान में हैं जो किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। महाविकास अघाड़ी में बागी तो कम बचे हैं, लेकिन सपा के उम्मीदवार परेशानी बन रहे हैं। बागियों में सबसे चेहरा समीर भुजबल का है। वे छगन भुजबल के भतीजे हैं
और पहले लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। समीर भुजबल निर्दलीय नांदगांव सीट से चुनावी मैदान में हैं। महायुति से यहां पर शिंदे सेना ने मौजूदा विधायक सुहास कांदे को दोबारा टिकट दिया है, जबकि अघाड़ी से शिवसेना यूबीटी के गणेश ढात्रक चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर चौथे उम्मीदवार डॉक्टर रोहन बोरसे भी हैं, जो सुहास कांदे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हीना गावित बीजेपी का खेल खराब करेंगी। बागियों में दूसरा बड़ा चेहरा बीजेपी की पूर्व सांसद हीना गावित का है। वे नंदुरबार जिले की अक्कल कुआं अकरानी सीट से निर्दलीय लड़ रही हैं। महायुति से शिंदे सेना के अमशा पाड़वी चुनावी मैदान में हैं, तो अघाड़ी से कांग्रेस के केसी पाड़वी लड़ रहे हैं। केसी पाड़वी लगातार 5 बार से विधायक चुनकर आते रहे हैं, लेकिन हीना गावित के चुनावी मैदान में आने से केसी पाड़वी की राह आसान हो गई है। गीता जैन वो तीसरा नाम है जो एक बागी उम्मीदवार के तौर पर सभी का खेल खराब कर सकता है। निर्दलीय विधायक गीता जैन मीरा भयंदर विधानसभा से एकनाथ शिंदे से टिकट मांग रही थीं, लेकिन ये सीट बीजेपी के हिस्से में चली गई तो गीता जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने यहां से नरेंद्र मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन मैदान में हैं। ये इलाका हिंदू बहुल है और माना जा रहा है कि मुकाबला नरेंद्र मेहता और गीता जैन के बीच ही होगा, लेकिन इसी में कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन अपना फायदा देख रहे हैं। कल्याण सीट पर गणपत के जानी दुश्मन हैं महेश गायकवाड़ कल्याण पूर्व सीट से। महेश गायकवाड़ भी एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। बीजेपी ने कल्याण पूर्व से गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को टिकट दिया है। वहीं अघाड़ी से यूबीटी के धनंजय बोराडे चुनावी मैदान में हैं, लेकिन महेश गायकवाड़ और गणपत एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। गणपत ने पुलिस थाने के अंदर घुसकर महेश को गोली मारी थी। वहीं महेश की कोशिश है कि वे भले न जीते, लेकिन गणपत की पत्नी हार जाए। महाविकास अघाड़ी में बागी चेहरे तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। सपा ने चुनाव में 5 सीटें मांगी थीं, लेकिन अघाड़ी ने सपा के लिए केवल 2 सीटें छोड़ीं। इससे नाराज अब्बू आजमी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। सपा के 6 उम्मीदवारों से कांग्रेस को नुकसान होगा। सपा और कांग्रेस के बीच बात बन नहीं पाई है और अब दोनों पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटोगे तो कटोगे के बाद अब नया नारा दिया है। महाराष्ट्र के वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम एक हैं तो नेक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। हम एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कई सीटों पर रैलियां की। अमरावती में उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब जैसे बर्बर आक्रमणकारी को चुनौती दी थी। जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया तो मैं आगरा गया। मुझे बताया गया कि वहाँ एक मुगल संग्रहालय बन रहा है। मैंने कहा कि मुगलों का भारत और आगरा से क्या संबंध है? हमने कहा कि भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस संग्रहालय का नाम बदलना चाहिए, मराठों और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बने। जब भी बंटे थे तो कटे थे, लोगों से अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मारा था उसके नाम पर औरंगाबाद होना चाहिए। इसको बदलना ही चाहिए। इसको संभाजी नगर के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। छत्रपति शिवजी महाराज हम सबको एकजुट कर गए थे। छत्रपति महाराज ने जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्हीं की प्रेरणा लेकर मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक हैं तो नेक हैं, सेफ हैं। हमें एकजुट रहना है। सीएम योगी ने कहा, हिंदुओं के एक होने पर औरंगजेब जैसा विदेशी आक्रांता भी ना चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। इतिहास सबको यही प्रेरणा दे रहा है। तमाम लोग आकर आपसे कई बात कहेंगे, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, किसी भी सूरत में बंटना मत। सबकी सुने लेकिन बंटे नहीं। वाशिम विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। इसमें आपका भी योगदान है। सब मिलकर चलें और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। ध्यान रखें, बात सबकी सुननी है, लेकिन बंटना नहीं है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना
2024 उन बच्चों के लिए है जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। इस योजना से बच्चों को कम ब्याज दर पर 65 लाख तक का लोन मिलता है, जिससे वह भारत या विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कई बैंक वित्तीय संस्थान 50 लाख से 65 लाख तक का लोन देते हैं। इस लोन को 5 साल में वापस करना होता है। योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य उन छात्रों को आरण प्रदान करना है जो अपनी शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। यह योजना विशेष रूप से गरीब छात्रों के लिए है। कई बार प्रतिभाशाली छात्र भी आर्थिक कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में यह योजना उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं उनमें उनका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। 10वीं-12वीं की कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त किया होकर चुकाने की क्षमता हो। योजना में आवेदन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो पते का प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, 10वीं-12वीं की मार्कशीट हो। बात करें योजना के फायदे की तो इसमें विभिन्न बैंकों की उपलब्धता है। लगभग 38 बैंक पंजीकृत हैं। इसमें केंद्र सरकार के 10 विभागों द्वारा यह योजना समर्थित है। आरण की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। एक फॉर्म भरकर कई योजनाओं तक पहुंच बनाई जा सकती है। यह वन स्टॉप मंच है। स्कॉलरशिप लोन के लिए एक ही जगह आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।